नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। भाजपा सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव एक बार फिर विवादों में घिर गए। उन्होंने एसआईआर को एनआरसी का दूसरा रूप बताते हुए कहा कि भाजपा जनता से हारने पर चुनाव आयोग के साथ मिलकर साजिश रच रही है। अखिलेश का आरोप है कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर सपा के समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से काट रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने महिलाओं के आरक्षण पर भी नया विवाद खड़ा कर दिया है। तो कैसे अखिलेश यादव एसआईआर और महिलाओं के आरक्षण दोनों मुद्दों पर साजिश का राग अलाप रहे हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अखिलेश यादव जब भी एसआईआर की बात करते हैं हमेशा वो एनआरसी की बात करते हैं, लेकिन क्या उनके पास कोई ठोस प्रूफ है? या प्रूफ है भी तो क्या दिक्कत है? एनआरसी से किसे डरना चाहिए? एनआरसी कोई ऐसा काला कानून तो है नहीं जिससे हिंदुस्तान का हर पब्लिक नाराज हो, डरा हुआ महसूस करे। जो हिंदुस्तान का है, भारत का है, उसे एनआरसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो हिंदुस्तान का नहीं है उसे एनआरसी से डरना भी चाहिए। लेकिन जो हिंदुस्तान का रहते हुए एनआरसी का विरोध करता है उसे तो जयचंद ही कहा जा सकता है, जो देश में रहते हुए देश का नहीं हुआ। अगर एनआरसी की बात चलती है तो ये परेशान क्यों होते हैं? क्यों इन लोगों को लगता है कि देश में एनआरसी होना ही नहीं चाहिए? अगर नेशनल रजिस्टर बन रहा है सिटीजन का, जो भारत का नागरिक है उसका एक रजिस्टर होना चाहिए जिसमें उसके सारे प्रूफ होने चाहिए कि तुम भारत के नागरिक होने के लायक हो कि नहीं। अगर तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फिर तुम भारत के नागरिक नहीं रहोगे। एनआरसी का मतलब तो यही है, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। अगर नेशनल रजिस्टर बन रहा है सिटीजन का, इंडियन सिटीजन का, तो वो प्रक्रिया में अखिलेश यादव को क्यों परेशानी हो रही है? केवल इसलिए कि एनआरसी के नाम से मुसलमानों में खौफ का माहौल पैदा हो जाता है। और वो मुसलमान जो कि भारत के नहीं हैं, लेकिन मुसलमानों की समस्या ये है कि जो भारत से बाहर के भी मुसलमान, चाहे म्यांमार से आया हुआ रोहिंग्या हो, बांग्लादेश से आया हुआ बांग्लादेशी घुसपैठिया हो, या पाकिस्तान से आया हुआ पाकिस्तानी जासूस हो, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनकी बस्तियों में, इनके घरों के आसपास बांग्लादेशी मुसलमान रह रहा है, रोहिंग्या मुसलमान रह रहा है, या फिर पाकिस्तानी मुसलमान रह रहा है, या फिर अरब से कोई आया हुआ है, अफ्रीका से कोई आया हुआ है, किन्हीं देश से, किसी देश से कोई आकर यहाँ पर जो टूरिस्ट वीजा पर आया है और उसके बाद उसका वीजा डेट खत्म हो गया, फिर भी यहाँ रुका हुआ है। लेकिन एक जरूरी चीज है कि इन लोगों को लगता है कि वो मुसलमान होना चाहिए। अगर वो मुसलमान नहीं है तो वो अपने क्षेत्र में रहने नहीं देगा, लेकिन मुसलमान है तो दुनिया के किसी कोने का हो, उसके लिए वो भारतीय ही है, क्योंकि इसकी मंशा कभी भी भारतीय होने में नहीं रही। भारत का मुसलमान इंडियन नहीं है, भारतीय नहीं है, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय इस्लामीकरण के उस ट्रैप का एक हिस्सा है जिसको लगता है कि पूरी दुनिया का मुसलमान एक ही है, उसको देश से मतलब नहीं है, क्योंकि इनका तो सपना ही है कि पूरा दुनिया में इस्लामीकरण होना चाहिए, पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा बुलंद हो और पूरी दुनिया ही मुसलमान हो जाए। तो फिर जब पूरी दुनिया मुसलमानों की होगी तो फिर इनके लिए वो बाउंड्री कोई मायने नहीं रखता। जिस तरीके से मार्क्स की अवधारणा थी, वामपंथियों की अवधारणा थी, सोच थी कि ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, संक्रमण का काल, पूरे दुनिया के मजदूर एक हो जाएंगे, बुर्जुआ और सरभारा वर्ग के बीच क्रांति होगी और सरभारा वर्ग बुर्जुआ वर्ग को खत्म कर देंगे, खूनी जंग होगा और ये जो बाउंड्री है देशों के बीच की वो खत्म हो जाएगी, पूरी दुनिया में वामपंथियों का शासन होगा। अब ये मुसलमान भी उसी विचारधारा से हैं, ये भी जानता है सऊदी अरब का हो, अफ्रीकन देशों का हो, सीरिया का हो, या फिर पाकिस्तान बांग्लादेश का हो, इसको तो पाकिस्तान और बांग्लादेश या म्यांमार, ये तीन जो भारत के पड़ोसी देश हैं, वहाँ के मुसलमानों से ज़्यादा लगाव है। वो तो सोचता है कि घुसपैठ बढ़ता जाए, हिंदुस्तान में मुसलमानों की जनसंख्या ज़्यादा होगी तो ये डेमोक्रेसी में जो डेमोग्राफी की सबसे बड़ी भूमिका होती है, वो डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा और फिर एक दिन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी कोई मुसलमान होगा। यही तो बात करता है समाजवादी पार्टी का नेता, कहता है एक दिन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी मुसलमान होगा, जैसे जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री मुसलमान है।
उसी तरीके से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मुसलमान होगा। कब होगा? ऐसे तो होगा नहीं। वो तब होगा जब उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की जनसंख्या 40% से ऊपर हो जाएगी, और यही अवधारणा इनकी है। और इसके लिए केवल पॉपुलेशन बढ़ाना नहीं है, बल्कि इधर उधर से मुसलमानों को लाकर बसाना भी है, और देश के नहीं विदेशी मुसलमानों को भी लाकर बसा दो। अब इसी के लिए एनआरसी हो तो फिर समस्या किसको हो रही है? उधर ममता बनर्जी को हो रही है, अखिलेश यादव को हो रही है, राहुल गांधी को हो रही है। ये जितने भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, इन सबको बेचैनी पैदा इनके मन में हो जाती है जब एनआरसी की बात उठती है। एनआरसी एक देश के हित में उठाया गया कदम है, तो देश के हित में जो काम हो रहा है उसका आप विरोध कर रहे हो, इसका मतलब आप देशद्रोही हो। अखिलेश यादव ये दोनों बातों के लिए कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं एसआईआर एनआरसी के साथ करवाया जा रहा है, या एसआईआर जो हो रहा है उससे एनआरसी की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, तभी भी खुश होने की बात है कि एसआईआर से कम ये तो पता चलेगा कि नहीं, ये व्यक्ति जो है वो देश का नागरिक नहीं है। जो देश का नागरिक नहीं है वो देश के संसाधनों का उपभोग करने के लायक नहीं है, सरकारी योजनाओं का उसको फायदा नहीं मिलना चाहिए। जो देश का नहीं है उन लोगों को कम से कम यहां वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो जब ये सारी चीजें होगी तो वो ऐसा माहौल क्रिएट होगा जो हेमंता विश्व शर्मा बार बार कहते हैं कि असम से 30 लाख मियां मुसलमानों को भगाना संभव नहीं है, लेकिन कम से कम वो परिस्थितियां होनी चाहिए कि इसे लगने लगे कि हम हिंदुस्तान के नहीं हैं, यहीं के नहीं हैं, यहां की सारी सुविधाएं नहीं भोगेंगे, यहां वोट नहीं देंगे। तो ऐसी परिस्थितियां निर्मित अगर हो जाएगी तो फिर इसको लगने लगेगा कि हम जहां के हैं वहीं पर जाएं, बांग्लादेश के हैं तो बांग्लादेश में जाएं, हम वहां वोट दे सकते हैं, भारत में कैसे वोट दे सकते हैं। तो ये सारी स्थितियां जो पैदा हुई है इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के कारण, अखिलेश यादव उसी का एक हिस्सा है। जिस तरीके से सरकारें चलती थी 2017 से पहले और 2017 के बाद योगी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को, व्यवस्था को बदला है, उससे परेशानी इन लोगों की हो रही है कि अब लोगों की आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, सरकार के लिए सोच, उनका नजरिया सब कुछ बदल गया है। 2017 के बाद सरकार बदली, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी लगा कि ये कॉन्स्पिरेटर पार्टियां हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे के साथ मिलेगी। ये पता था कि मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन होगा 2017 के बाद 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। ये पता था कि कांग्रेस भी इस गुट में शामिल होगी आज न कल। तो इसके लिए जरूरी है कि ये जो जातीय आधारित राजनीति करते हैं, जातियों को बांटते हैं, मुसलमान इकट्ठा होकर इनके साथ होते हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ चुनौतियां आगे होगी। इसलिए एक ही तरीका है, एक ऐसा लीडर पैदा करो जो कि जातियों के आधार पर चल रही राजनीति में शामिल ना हो, बल्कि वो धर्म की राजनीति कर सकता हो, यानी कि हिंदुत्व का लीडर हो, उनके नाम की चर्चा होने से पहले उसकी जाति की चर्चा ना हो। जैसे प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो जो राजनीति कर रहे हैं उसमें उनकी जाति की बात नहीं होती कि किस जाति से आते हैं, ओबीसी हैं, जनरल कास्ट हैं, किस जाति से हैं, इसकी चर्चा नहीं होती। वो एक हिंदुत्व लीडर के तौर पर, हिंदूवादी लीडर के तौर पर उसको उनकी पहचान है एक, कि वो हिंदुओं के लिए जितने संस्कार बने हैं, जो एक प्रदर्शन होता है हिंदुत्व का, वो करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं। ये पहले के प्रधानमंत्रियों को इतनी हिम्मत नहीं होती थी, तो उनकी जाति नहीं देखी जाएगी। उसी तरीके से योगी एक ऐसे लीडर बनकर उभरे जिनकी जाति नहीं देखी जाती। कई स्टेट में लीडर हैं, अगर फडणवीस हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, तो भी लोगों के मन में ये रहता है और ये साबित किया जाता है, ऑपोजिशन पार्टियां कहेगी कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री है। अगर मोहन यादव है तो ये कहा जाएगा यादव मुख्यमंत्री है, दूसरे ओबीसी की जातियां उनसे अलग हो। अगर कहीं शर्मा मुख्यमंत्री है, कहा जाएगा ब्राह्मण है। तो ये जातीय पहचान जो थी उत्तर प्रदेश में, उस जातीय पहचान के ऊपर एक ऐसा लीडर तैयार करना था और योगी आदित्यनाथ वैसे लीडर के तौर पर तैयार हुए। अखिलेश यादव सिर्फ एसआईआर का मुद्दा नहीं उठा रहे, वो जनगणना की भी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि महिला को आरक्षण देना है तो पहले जनगणना फिर से करवाना जरूरी हो गया है। देखिए, जनगणना तो हो ही रहा है, सेंसस होगा ही,
लेकिन इस सेंसस के परिणाम का इंतजार नहीं करना है। ये वुमेन रिजर्वेशन से ये लोग परेशान इसी बात से हैं। सरकार का मानना है कि अभी सेंसस होने में टाइम लगेगा, अभी शुरू होगा तो 2029 के बाद तक ये जनगणना चलती रहेगी, लेकिन अभी हमें वुमेन रिजर्वेशन देना है, लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ानी है, तो हम 2011 के सेंसस का इस्तेमाल करते हैं। अब 2011 के सेंसस से आपको समस्या क्या है? क्योंकि 1/3 अगर रिजर्वेशन दिया जाएगा तो वो पॉपुलेशन पहले वाला हो अब वाला हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सीटों की संख्या बढ़ेगी तो उस बढ़े हुए सीटों की संख्या में 1/3 रिजर्वेशन होगा। उसके बाद 33% के अलावा जो रिजर्वेशन की क्राइटेरिया रहेगी उसमें जितनी सीटें रहेगी उसके अनुसार होगा। तो ये पॉपुलेशन इंडेक्स बाद में बन जाएंगे, लेकिन ये 2011 के सेंसस के आधार पर जो निर्धारित किया जाना है, इनको समस्या ये पॉपुलेशन इंडेक्स से नहीं है, इनको समस्या इसके साथ चल रहे हैं डिलिमिटेशन से है कि अगर लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ जाएगी जो 50% बढ़ाना है और उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में 80 से 120 हो जाएगा, फायदा तो हमें मिलेगा, लेकिन 80 से 120 जब होगा तो वैसी स्थितियों में साथ में डिलिमिटेशन भी करवाना है। और डिलिमिटेशन में इन लोगों को समस्या होती है यही कि जिन इलाकों में मुस्लिम पॉपुलेशन 30% 40% तक हो गया है, वो डिवाइड होकर 15-20% रह जाएगा अलग अलग क्षेत्रों में। तो जब 15-20% रह जाएगा तो उसका बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगा। वहां से इन लोगों के लिए लगेगा 15% मुसलमान, 5 दावेदार, 2-1% भी बटा तो हम 8-10% वाले मुसलमानों के लिए इतनी बड़ी बातें नहीं कर सकते, हिंदुओं को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। तो ये मुस्लिम केंद्रित राजनीति है, वो बदल जाएगा। अभी मुस्लिम केंद्रित राजनीति कई क्षेत्रों में है जहां इस्लामिक किलेबंदी हो रखी है, जहां 30% से ज्यादा मुसलमान हैं, वहां मुस्लिम केंद्रित राजनीति ये लोग करता है। और अब जबकि मुसलमानों की पॉपुलेशन अलग अलग विधानसभा या लोकसभा सीटों में 10 से 15% के बीच बच जाएगी, तो ये मुस्लिम केंद्रित राजनीति नहीं कर पाएगा। इसीलिए समस्या डिलिमिटेशन से है, समस्या वुमेन रिजर्वेशन बिल या जनसंख्या का निर्धारण या पॉपुलेशन इंडेक्स बनाने से नहीं है, समस्या डिलिमिटेशन से है। इसलिए अखिलेश यादव अभी SIR की बात कर रहे हैं। इन्होंने भी बूथ लेवल एजेंट बनाए थे, BLA की नियुक्ति की थी। और उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश 2020 में 20 करोड़ था, आज 24 करोड़ से ज्यादा हो गया, लगभग 25 करोड़ जनसंख्या है। और उसमें अखिलेश यादव को लगता है जनसंख्या का निर्धारण हो रहा है, ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन कहां कितनी बढ़ती है, कितना ग्रोथ रेट है उसका पता नहीं है, ये सर्वे होना बाकी होता है। अभी भी पता है कि 2011 के सेंसस के अनुसार अगर 19.89 करोड़ पॉपुलेशन थी, तो अभी 2026 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24 करोड़ 89 लाख हो गई है, 25 करोड़ के आसपास है। ये तो सरकारी आंकड़ों में भी पता है, लेकिन इनको उससे मतलब नहीं है, मतलब दूसरे स्तर पर है कि हम कैसे मुसलमानों को खुश कर सकें। इसके लिए SIR में हो रही विसंगतियों की बात करो कि SIR से मुसलमानों का वोट कट रहा है, SIR में इतने वोट कट कैसे सकते हैं, जुड़ने वाले की संख्या कम है। अखिलेश यादव का यही सवाल होता है कि अगर 3 करोड़ 26 लाख वोट, अगर इतने लोग जिसको नोटिस भेजा गया था, अभी 10 तारीख को ये उत्तर प्रदेश SIR की पूरी वोटर लिस्ट आ जाएगी कि फाइनल वोटर लिस्ट आ जाएगा। ड्राफ्ट जब आया था तो उसके बाद इन लोगों ने क्लेम किया कि थोड़ा और टाइम मिलना चाहिए, और टाइम मिलना चाहिए, टाइम बढ़ाया गया। लेकिन ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के बाद जो 3 करोड़ 26 लाख लोगों को नोटिस भेजा गया था, उसमें कई लोगों ने लगभग अपना फॉर्म 6 भर दिया है। अभी 1.25 करोड़ वोट तो यहां कटने ही हैं, 14 करोड़ से ज्यादा वोटर है, लगभग 15 करोड़ वोटर उत्तर प्रदेश में है। और ये 15 करोड़ वोटर में 50% के आसपास पोलिंग होते हैं। इसका मतलब है कि कई फर्जी वोट हैं। और जो मुस्लिम इलाकों में फर्जी वोट होते हैं उसमें ये बुर्का गैंग वाले ये जाकर फर्जी वोटिंग करती है कि नहीं हम बुर्का हटाकर अपनी पहचान नहीं दिखाएंगे, आधार कार्ड दिखा देंगे। आधार कार्ड तो मरे हुए लोगों का भी है, ये चुनाव आयोग ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि आधार कार्ड तो मरे हुए लोगों का भी होगा, वोटर ID कार्ड मरे हुए लोगों का भी होगा। और वो वोटर ID कार्ड बना के रखे हुए हैं, दूसरे के बदले दूसरा वोट दे रहा है। इकरा हसन क्यों परेशान रहती है हर चुनाव के समय कि हमारे इलाके में देखिए मुस्लिम महिलाओं को परेशान किया जा रहा है। ये दिक्कत है इन लोगों में कि वो जो फर्जी वोटिंग का अड्डा बना हुआ था
वो जब वोटर लिस्ट में नाम ही वो लोगों का नहीं रहेगा तो फिर उसके बदले वोट कैसे दे सकता है? तो समस्या इन लोगों को फर्जी वोटिंग से है कि फर्जी वोटिंग खत्म होगा, वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण होगा और उसके बाद फिर हमारे जो गढ़ हैं, जिन जगहों के वोट पर हम अपने सियासी रोटी सेकते हैं, वो सारे गढ़ खिसक जाएंगे तो फिर उसके बाद हमारे हाथ खाली रह जाएंगे। यही समस्या है जो अखिलेश यादव अभी से शुरुआत किए हैं। 10 अप्रैल को जबकि फाइनल वोटर लिस्ट आएगा तो ये प्रदर्शन हंगामा भी करवाएंगे और कुछ मुस्लिम इलाके में दंगा फसाद होने की भी संभावना है। लेकिन सरकार सतर्क है। इस बार लग रहा है कि जितना ये लोग एक्टिव होंगे, सुपर एक्टिव मोड में होंगे, सरकार की कार्रवाई उतनी ही कठोर होगी। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव की राजनीति अब पुरानी पिच पर खेल रही है। आरोप, साजिश और जातिवादी समीकरण, जबकि योगी सरकार उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त, अपराध मुक्त और विकास की राह पर ले जा रहे हैं। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।